हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द गुड लाइफ। आई होप कि आपकी लाइफ में सब कुछ गुड हो रहा है और मेरी लाइफ में थोड़ा थोड़ा गुड होना शुरू हो रहा है अभी। तो आज का ये वीडियो है, आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। मैं कुछ दिन पहले मैंने एक मिनी ब्लॉग छोड़ा था मेरी ऑपरेशन के रिगार्डिंग। उसी का ये डिटेल वीडियो है। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को भी समझेंगे और मेरी जो भी एक्सपीरियंस है वो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसी से पहुँचे, इसके लिए आप इस वीडियो को, मैं किसी भी वीडियो को मैं शेयर या फिर लाइक या फिर सब्सक्राइब करने के लिए कभी नहीं कहती हूँ, लेकिन इस वीडियो को मैं ज़रूर कहूँगी कि आप शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को अगर भी शेयर भी ना करो तो भी चलेगा, लेकिन मेरी जो एक्सपीरियंस है ना, ये ज़रूर आप शेयर करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैंने जो भी फेस किया है ना कोई भी और फेस करे। ये एक काइंड ऑफ अवेयरनेस वीडियो है। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। कुछ दिन पहले मैंने जैसे बोला था कि मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो उसके पहले मैं छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ। उसके भी पहले तो एक महीने पहले ना मैंने एक ब्लॉग वीडियो मैंने डाली थी। उसमें मैंने कहा था कि लाइफ स्ट्रगल दैट आई एम डीलिंग विद इनफर्टिलिटी। ये वो होता है जो मतलब मुझे कंसीव करने में बहुत ही ज़्यादा इश्यूज है एंड आई एम डीलिंग विद इट फ्रॉम लास्ट 5 years। इसी की रिगार्डिंग है ये। मैं लास्ट 5 years से जब मैं इनफर्टिलिटी के लिए छोटा सा मैं ब्रीफ दे देती हूँ, उसके बारे में मैं डिटेल बाद में बनाऊंगी। मेरी 5 years की जो इनफर्टिलिटी जर्नी है मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी उसकी रिगार्डिंग, बट ये वीडियो तो ऑपरेशन के लिए है। जब से मैंने प्रेगनेंसी के लिए स्टार्ट किया था ना, तब से मैं डील कर रही हूँ, डॉक्टर को दिखा रही हूँ, ये सब कुछ बहुत सारा रॉन्ग ट्रीटमेंट। मेरा जो फर्स्ट ऑपरेशन है, हाँ फर्स्ट ऑपरेशन, ये जो लास्ट ऑपरेशन है वो मेरा 3rd ऑपरेशन था। तो मेरा जो फर्स्ट ऑपरेशन था वो 2020 को हुआ था वेलोर में। 2020 दिसंबर में फर्स्ट डिटेक्ट हुआ। आई वाज डिटेक्ट विद एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस उसके बारे में भी छोटे से बता देते हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक डिजीज होता है जो हमारी यूट्रल लाइन जो रेडी होता है ना, वो जो यूट्रस में वो जो होते हैं, वो ना इस डिसऑर्डर की वजह से बाहर मतलब ओवरीज में, फिलिपिन ट्यूब्स में और सारे जगह पे एडवांस स्टेज में पहुंच जाए तो वो उस जगह पे भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो वो भी हर मंथ हमें मेंस्ट्रुअल सर्कल जो होता है उसमें जो शेडिंग होता है ना यूट्रल लाइन का, वो तो फिर वहाँ से भी वो शेडिंग होता है। वो जो ब्लड होता है ना, वो निकलने की कोई जगह नहीं होता है, वो जम जाता है, वो मतलब वो स्टोर होता रहता है और उसके बाद जो है ना वो सारे ऑर्गन्स पे ऐसे चिपकना शुरू हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। ये मुझे डिटेक्ट हुआ था फर्स्ट टाइम वेलोर में। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा एंडोमेट्रियोसिस है, और क्योंकि मेरा स्टेज 4 एंड एडवांस एंडोमेट्रियोसिस था, इसीलिए मुझे एक बड़ा सा चॉकलेट सिस्ट हो गया था, दैट वाज 5 सेंटीमीटर, और वो ऑपरेट भी कर दिया था। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंसीव नेचुरली, तो फिर भी मैं कोशिश कर रही थी। 2022 में मैं गई थी हमारी यहाँ पे कोलकाता में एक बहुत ही बड़ा IVF स्पेशलिस्ट सेंटर है, नोवा। वहाँ पे मैं गई थी। तो मैं इसीलिए गई थी कि क्या इश्यूज हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तब तक मतलब एक साल में भी मुझे कुछ कंसीव नहीं हुआ था। तो मैं जब नोवा में गई थी, वो लोग मैं कंसीव के लिए गई थी कि फर्दर शायद अगर वो बोलेंगे IVF ट्रीटमेंट के लिए कि मैं वो भी करने के लिए रेडी हूँ। वहाँ पे जाने के बाद उन लोगों ने मुझे बहुत सारे टेस्ट दिए थे, जैसे ब्लड टेस्ट सारे, वो तो नॉर्मल आ गए थे। लेकिन जो मेरे अल्ट्रासोनोग्राफी के रिजल्ट में आया था ना, तो वो रिजल्ट में आया था कि मेरे जो ट्यूब्स है, फिलिपिन ट्यूब्स, वो दोनों ही साइड में हाइड्रोसल्फिंग्स है। हाइड्रोसल्फिंग मतलब ट्यूब में पानी भर जाना, गंदे से पानी भर जाना। इसके कारण में उन्होंने कहा था कि फर्स्ट क्लिपिंग इज इम्पॉर्टेंट, क्लिपिंग के अलावा नहीं हो सकता है जो ट्यूबल क्लिपिंग है। वो जो लास्ट ऑपरेशन, सेकेंड ऑपरेशन है मेरा अगस्त का हुआ था, उसमें वो ट्यूबल क्लिपिंग हुआ था। उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि मुझे दवाई कुछ दे रहे थे, उन्होंने मुझे कुछ इंजेक्शन दिया था मेरे स्टॉप रखने के लिए। उसके बाद मैं रेगुलर स्क्रीनिंग के लिए जाती थी। जनवरी में ऐसा मुझे लगने लगा कि ना मेरी जो लोअर एब्डोमेन में ना कुछ ऐसा बॉल जैसे फील होने लग गया कि थोड़ा सा ऐसा कुछ फील हो रहा है, लेकिन मैंने वो इग्नोर किया क्योंकि मैं रेगुलर स्क्रीनिंग के लिए जाती थी। डॉक्टर ने भी मुझे कहा कि अभी ना आपकी राइट ओवरी में एक चॉकलेट सिस्ट है, तो कुछ ज़्यादा कंसर्न की बात नहीं है, वो राइट ओवरी में है।
तो मैंने कहा ठीक है, ओके फाइन। सो फिर मैं फरवरी में गई, उन्होंने फिर से वो कहा, लेकिन दैट टाइम वो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन मैंने फाइनली अप्रैल में मेरा एक प्रोसेस स्टार्ट होना था। सो उसी रिगार्डिंग में फाइनल जब स्क्रीनिंग के लिए गई, सो उन्होंने देखा वो सिस्ट, वो उनके चेहरे पे ना बहुत ज़्यादा एक कंसर्न थी कि सिस्ट इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि वो शायद मेरे पेट तक वो फील हो रहा है, ऊपर तक, लोअर एब्डोमेन से लेके वो अपर एब्डोमेन तक वो अभी फील होने लग गया था। सो डॉक्टर ने कहा कि आपको कुछ ब्लड टेस्ट करना है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने ब्लड टेस्ट वो देखा भी नहीं था क्या ब्लड टेस्ट था। सो जैसे मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं ऑफिस में बैठी हुई थी, तो मेरे पास कॉल आया कि आपके ब्लड टेस्ट के आउटकम्स कुछ ठीक नहीं है। सो मैं तब कंसर्न होगी बहुत ज़्यादा कि कौन सा ब्लड टेस्ट था, मैंने देखा ही नहीं था। मैंने फिर ही चेक किया कि कौन सा वाला ब्लड टेस्ट है, और मैं जो सोच रही थी ना वही वाला ब्लड टेस्ट जो CA-125 है, कैंसर एंटीजन 125 कुछ ऐसा नाम है, उसका रिजल्ट शायद कुछ ठीक नहीं था। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई कि ये क्या है, किस रिगार्डिंग होते हैं। मैंने तुरंत ऐसे सर्च करना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट का भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, या फिर 39 उसका नॉर्मल वैल्यू होता है। तो फिर मैं जब अगले दिन गई, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट और डॉक्टर के अपॉइंटमेंट भी था, तो उस टाइम मैंने देखा मेरा CA-125 का लेवल है 530, जो कि नॉर्मल वैल्यू जो 39 है उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई, मैं रोने लगी, और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे नहीं दिखाना है डॉक्टर, आई नो कि अब कुछ नहीं होने वाला है, अब जाते हैं। क्योंकि CA-125 जो है ना, वो ओवरियन कैंसर को भी डिटेक्ट करने के लिए एग्जैक्ट तो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये एग्जैक्ट तो बिल्कुल नहीं आता, लेकिन उसके लिए भी दिया जाता है। सो और डॉक्टर ने मुझे ऐसा कुछ कहा भी था कि हाँ थोड़ा सा तो कंसर्न की बात है। तो डॉक्टर ने मुझे फिर से बुलाया कि प्रियंका, जो प्रोसेस हम करने वाले हैं वो हम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि तुम्हारा CA-125 का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा आया है। सो अभी आपको इमीडिएट ऑपरेशन करना है, क्योंकि जो सिस्ट का साइज है ना वो 11 सेंटीमीटर का भी हो गया है, और जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है। ये नहीं रख सकते हम, सिस्ट इतना बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो फ्यूचर में जाके वो फिर ट्यूमर उसके बाद वो एडवांस स्टेज तक भी पहुंच सकता है। तो मैंने उनको पूछा कि क्या रिजल्ट, मतलब ये कैसा क्या हो सकता है, कैंसरस हो सकता है या फिर नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि आप एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट हो, तो एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में ये बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, किसी किसी का तो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। तो उन्होंने कहा इमीडिएट ऑपरेशन करना है। सो मैं जो मेरे ऑपरेट जो करने वाले थे उनके वो डॉक्टर के पास में गई, तो उन्होंने कहा हाँ ऐसे कंसर्न की कुछ बात नहीं है, ऑपरेट करने से ठीक हो जाएगा। इमीडिएट ऑपरेशन, आप समझ सकते हो कि मैं बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, क्योंकि 7 महीने पहले ही मेरा एक ऑपरेशन हुआ, और वो भी लेप्रोस्कोपी ही था, तब कुछ नहीं था, तब ओवरी में डॉक्टर ने कहा कि तब कुछ नहीं मिला था, कुछ फाइंडिंग्स नहीं मिला था, तब सही था। अडेशन जैसे हुआ था, क्योंकि मैं एडवांस स्टेज के एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट हूँ। सो वो जो सारे ऑर्गन्स हैं वो ऐसे चिपके हुए ही थे, ऐसा कुछ नहीं था, वो तो होता ही है स्टेज 4 में, लेकिन सिस्ट का कोई नामो निशान नहीं था तब तक। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत सारे ब्लड टेस्ट फिर से दिया, कि ऑपरेशन के पहले भी जो रिकॉर्ड होता है, लेकिन उसके बाद मुझे एक अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए उन्होंने भेजा था 3, उनमें उनको कुछ अलग से फाइंडिंग्स उनको लगा। तो उन्होंने बहुत देर तक उन्होंने वो सोनोग्राफी किया। उसके बाद मुझे उनकी जो असिस्टेंट डॉक्टर थे ना, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि प्रियंका आपको कुछ और ब्लड टेस्ट करना है जो एडवांस है, CA-19.9 और CA ऐसा कुछ टेस्ट है, वो भी आपको करना है, बिकॉज आपकी जो अल्ट्रासोनोग्राफी की रिजल्ट है ना, उनमें हमको कुछ एबनॉर्मलिटी कुछ हमको लगा कि वो ना हमें सिस्ट नहीं लगा, वो हमें ट्यूमर जैसे लगा, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। सो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है ऐसा क्या होता है, कुछ क्या होता है, क्योंकि मेरे भैया को बहुत ज़्यादा पता है इस चीज़ के रिगार्डिंग, उसने इसको लेके स्टडी भी किया है, उसका है प्रोजेक्ट, उसने किया है। मैंने उनको तुरंत कॉल किया, उन्होंने कहा कि हाँ जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ना,
वो लेते हमारे शरीर से वो ब्लड लेके ही तभी जाके वो जिंदा रहते हैं। ट्यूमर सेल्स भी जो होते हैं जो बाद में जाके हो सकता है वो कैसे हो सकता है, लेकिन अभी कंसर्न की कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि एमआरआई करना है आपको इमीडिएटली। मैं और ज़्यादा पैनिक कर गई, और पहले से ही मुझे 3 साल पहले बहुत ज़्यादा पैनिक और एंजाइटी का अटैक आता था। उसके बाद मुझे फिर से आने लग गया एंजाइटी और पैनिक अटैक कि क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे तब तक कुछ भी पता नहीं। मैं पिछले 4 महीने से भी जा रही हूँ ना अब स्क्रीनिंग में। जो मेरे मेन डॉक्टर है ना, उन्होंने कहा था कि ये सिस्टी है, नथिंग टू वरी, ये ऑपरेट करने से ही ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ऐसे आया ना उसके, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। तो मेरी फैमिली से सब आ गए मेरे पास। मैं कोलकाता में रहती हूँ, सारे दुर्गापुर से यहाँ पे आ गए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि अब मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। आप मतलब होता है ना, आप पेशेंट को ऐसे कह दोगे ना, जो खुशी खुशी मन से कुछ प्रोसेस के लिए आपके पास आए हैं, उसको ऐसा रिजल्ट मिलेगा, कौन एक्सपेक्ट कर सकता है। सो फिर दूसरे ही दिन मैं एमआरआई के लिए भी गई। वो तो अलग से एक्सपीरियंस है। एमआरआई का जो बड़ा सा मशीन है उसको देख के ही मुझे डर लगने लग गया। हालांकि मैं ना डरती बहुत कम हूँ। ऑपरेशन के लिए मैंने कहा हाँ तुरंत कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे हस्बैंड ने भी मेरे और एक बार देखा ऐसे, किसको डर वर क्या कुछ नहीं लगता। मैंने कहा अब हो चुका है 2 बार तो मुझे अब इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एमआरआई की मशीन को देखकर ना मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। अजीब सी मशीन होता है, उनमें अजीब सा साउंड होता है, कुछ पता नहीं, आधा घंटे तक वो ऐसा ही चलता रहा। तो फिर एमआरआई की रिपोर्ट में तभी, क्योंकि मेरी कलीग है ना, उनकी ही जान पहचान में है, तो उसने ना मुझे तभी की तभी बोल दिया, वो मुझे दे दिया था ना प्लेट। तो मैं उसमें भी देख सकती हूँ कि इतना बड़ा सा कुछ मेरे लोअर एब्डोमेन में, इतना सब पूरे रिपोर्ट में वही दिखा रहा था, इतना बड़ा सा कुछ है। तो उन्होंने उसने कहा कि ओवरियन सिस्ट है। तो 2 दिन बाद मेरा ऑपरेशन होने वाला था। तो फिर मैं ऑपरेशन के लिए गई। 22 अप्रैल को मेरा ऑपरेशन था। हाँ, उस दिन ईद भी थे तो वो छुट्टी भी थी। तो मैं ऐसे जा रही थी, कॉन्फिडेंट में ऐसे निकल तो गई। वहाँ जाके घबरा भी रही थी बहुत ज़्यादा। वो तब तक मेरी जो एडवांस ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, जो उन्होंने कहा था ना कि और भी ज़्यादा ब्लड टेस्ट है, जो 15 ब्लड टेस्ट उन्होंने दिया था, थैंकफुली सब के सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट में आए, कुछ भी गलत नहीं आया उसमें। तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई, घर वालों को भी थोड़ा सा चैन मिला। सब अभी फाइनली ऑपरेशन के लिए गई। ऑपरेशन टेबल में मैंने डॉक्टर को से बताया ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने भी कहा कोई फिक्र की बात नहीं है, हम जो हम सिस्ट, अभी शायद वो सिस्ट ही है, उसको निकाल के उसकी जो वॉल है उसको हम बायोप्सी के लिए भेजेंगे, तभी जाके हमें को पता चलेगा कि क्या है। तब तक जब मैं, उससे पहले भी है थोड़ा सा छोटा सा स्टोरी। जब वो असिस्टेंट डॉक्टर ने मुझे बुला के कहा ना कि अल्ट्रासोनोग्राफी की रिपोर्ट में आपका जो ट्यूमर में उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उन्होंने मुझे ना एक छोटी सी चीज कहा था कि शायद आपको 0 to 1 स्टेज का ओवरियन कैंसर लग रहा है। मतलब मैं ना वो दिन मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगी। वो मेरी क्या मुझ पे क्या गया ना, मैं बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये 5 इयर्स की इनफर्टिलिटी की जर्नी में मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। मैं खुश रहने की अब तो कोशिश ही करती हूँ। अब तो मतलब बहुत कुछ मैंने एक्सपेक्ट करना भी छोड़ दिया है, क्योंकि अभी तो आदत सी हो गई है मुझे। फिर मैंने डॉक्टर को जब बताया ऑपरेशन टेबल में, उन्होंने मुझे कहा कि तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव गर्ल हो, पता है कोई भी ऐसा नहीं कि आती है लड़की इतने आसानी से कह देती कि हाँ ऑपरेशन कर लो, कोई बात नहीं। मैंने कहा डॉक्टर मैं जो मेन मोटो से यहाँ पे आई हूँ ना, वो मेरा सक्सेस हो जाए बस, मुझे अपनी अब तो कोई फिक्र नहीं है। जो लड़की थोड़ी सी सुई से भी डर जाती थी बचपन में, वो लड़की को अभी ऑपरेशन से भी डर नहीं लगता। मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मुझे कुछ पता ऐसा तो नहीं, एनेस्थीसिया में थी मैं। तो फिर मुझे जब दिया गया ना बेड पे, तो मैं जब मुझे थोड़ा सा ऐसे आने लगा सेंसेस ना, मैं ना ऐसे लोअर एब्डोमेन में देखने लगी राइट साइड में कि अभी कुछ फील हो रहा है, नहीं अभी कुछ नहीं फील हो रहा है।
सो फिर 2 घंटे बाद मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने मुझे कहा कि ये देखो, उन्होंने उसको ऐसे डब्बे में दिखाया था, वो सिस्टिक वॉल्व जिसको बायोप्सी के लिए भेज रहे थे वो। मैंने देखा, ने कहा ये इसको निकाल लिया ना, ठीक है चलो। अभी ऑपरेशन के बाद आ गई, बहुत लेप्रोस्कोपी में ऐसा कुछ नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है खाने में, उल्टियाँ होने लगी। ये मुझे तब भी कोई फिक्र नहीं था, मैं बायोप्सी के रिजल्ट को लेके बहुत ज़्यादा फिक्र कर रही थी। उसका भी रिजल्ट बहुत सही आया, उसमें कोई भी ऐसा नेगेटिव कुछ नहीं आया। आप लोगों के प्यार की वजह से सब कुछ ठीक हुआ। सो मेरा ये वीडियो बनाने का, मैंने ये जो शेयर किया है, इसका मोटो एक ही है कि एंडोमेट्रियोसिस अभी एक ऐसी चीज़ है ना जो अभी मैसेज आते रहते, तो अभी भी बहुतों को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, सिम्टम्स के बारे में भी पता नहीं है। या फिर आप, मेरी ये जो वीडियो बनाने का मोटो ये है कि जब भी आपकी बॉडी आपको कोई भी सिग्नल देना कि अनईजी फील हो रहा है, आपको सही नहीं लग रहा है, तो अब तो मैं अपने हमेशा ना अपने बॉडी को लेकर थोड़ा सा कंसर्न हूँ। थोड़ा सा भी कुछ होता है ना, मुझे पता चल जाता है कि ये सही नहीं है। इसके बारे में मुझे बहुतों ने कहा, घर वालों ने कहा कि तू बीमारी है, तू सोचने की बीमारी है, तू बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती है। और इसी ओवर थिंक की वजह से मैं सच बता रही हूँ, मैंने ही पहले कहा था कि शायद मुझे एंडोमेट्रियोसिस है, पहले की वेलोर मुझे बताया। उसके बाद 2 साल में डॉक्टर ने मैंने बर्बाद कर दिया, किसी को भी ये बात का पता नहीं चला। बहुत ज़्यादा हार्मोनल इंजेक्शन ले लिया था, इसी कारण मुझे शायद ये डिसऑर्डर हुआ है, पता नहीं। ये जेनेटिकली है, पहली तो एंडोमेट्रियोसिस जो डिजीज है, बेसिकली जिनको जेनेटिकली ये बीमारी आती है। हाँ, मेरी फैमिली में थोड़ा सा तो है कुछ ऐसा। मेरी ये रीज़न है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी आपको कोई भी किसी भी तरीके की आपको सिग्नल दे रहा है कि नहीं है, कुछ सही नहीं है, आप तुरंत जाओ, डॉक्टर से मिलो, उनसे बातचीत करो और इमीडिएट एक्शन लो, तब जब तक कि ये बहुत देर ना हो जाए। और ये जो ओवरी सिस्ट होता है ना, ये ओवरी में होता है, इसीलिए ओवरी की जो क्वालिटी है ना, उसको बहुत ज़्यादा कम कर देता है। अगर हम इमीडिएट एक्शन लेंगे, इनका कम उम्र है ना, उनको तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप ऑपरेट बिल्कुल भी मत करो। आपको थोड़ा सा भी इनसी फील हो रहा है, कम है, तभी भी जाके एंडोमेट्रियोटिक जो सिस्ट होता है, चॉकलेट सिस्ट, ये बड़ा हो जाता है ना, तो फिर ये दवाई से कम नहीं होता, इसको ऑपरेट करके ही निकालना पड़ता है। मुझे जितना पता है, मुझे बताया गया है इतना। ऐसा ही, तो अगर आपको कुछ भी फील हो रहा है ना, आप इमीडिएटली जाओ, डॉक्टर से आप बात करो और इमीडिएट एक्शन लो। हाँ, ये था मेरे ऑपरेशन का स्टोरी, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। और ड्यूरिंग उस ऑपरेशन के बाद में घर पे भी आके मैंने शॉर्ट्स बनाने की कोशिश कर, आप लोगों ने देखा भी, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और अब तक के प्यार के लिए भी बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू दिल से। और मेरी वीडियो को प्लीज़ आप लोग देखते रहो, मुझे ऐसे ही प्यार देते रहो, हम सबको ऐसे ही प्यार देते रहो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, सिर्फ इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चलो मिलते हैं अगले मिनी ब्लॉग या फिर शॉर्ट्स में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, लव यू, बाय।